चलो बच्चों, इंटीग्रेशन की एक और बढ़िया मज़ेदार एप्लीकेशन देखते हैं। देखो, काफ़ी आगे तक आ चुके हैं हम। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पता नहीं क्या क्या देख चुके हैं। इंटीग्रेशन की भी अगर आप देखोगे तो कई सारी एप्लीकेशंस ऑलरेडी देख ली हैं। नाउ लेट अस लुक एट अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एंड गेस व्हाट, वी विल टॉक अबाउट कैलकुलेटिंग वॉल्यूम। सी, हम एरिया निकालना सीख चुके हैं, कुछ और चीज़ें भी देख चुके हैं। तो ऑब्वियसली अब इसके बाद अगर मान लो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये 3D ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ये अभी हम यहाँ पे देखने वाले। बहुत मजेदार चीज है। देखो, कुछ ऐसी चीजें जिनके वॉल्यूम आपने पुराने जूनियर क्लासेस में याद भी किए होंगे। कोन है फॉर एग्जांपल, कोन सबको पता होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, सबको फॉर्मूला पता है। स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, यू नो दैट फॉर्मूला। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई ये डिराइव कैसे होते हैं। तो डिराइव होते हैं सबके सब फॉर्मूले इंटीग्रेशन से। और खाली यही नहीं, बहुत कुछ और डिराइव होता है। बहुत सारे अजीब अजीब से वॉल्यूम्स हैं जो आपकी इंजीनियरिंग में आगे चल के यूज होंगे, जो आपके जिनके जो सिंपल फॉर्म्स हैं, जो आपके 2 साल में बीटेक को आपको 2 साल का जो आपका कोर्स है इसमें यूज होंगे। ये सारे के सारे वॉल्यूम्स अभी हम देखेंगे किस तरीके से डिराइव होते हैं। और देखो, तरीका वही रहेगा कि हमारा जो फंडामेंटल मेथड है इंटीग्रेशन एप्लीकेशन का, वो कभी नहीं चेंज होगा। और वो मेथड आपको अच्छे से पता है, मास्टर कर चुके हो कि जो चीज निकालना है उस चीज के ऊपर फोकस मत करो, उसके इनफाइनेटसिमल पे फोकस करो। तो अगर एरिया निकालना होता था तो एक जनरल डिस्टेंस के ऊपर कुछ स्लाइस लेते थे। स्लाइस के अंदर जितना एरिया फंस जाता था वो छोटा सा एरिया होता था, उसको हम बोलते थे डीए। और बड़ा एरिया कैसे आएगा, हमें पता है कि इंटीग्रल डीए कर दोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। सेम खेल आपका, 100% सेम खेल हम यहाँ पे भी खेलने वाले हैं। वॉल्यूम्स में भी टेक्निक सेम रहेगी और हम उसी तरीके से चलने वाले हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं कोन से स्टार्ट करता हूं। देखो, वॉल्यूम्स में कुछ बहुत सिंपल चीज नहीं होती है, तो थोड़ा सा कोन भी कोई बहुत आसान नहीं होता है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना। लेकिन अब इससे आसान कुछ होता ही नहीं है, तो स्टार्ट अपने को यहीं से करना पड़ेगा। तो देखते हैं अब कोन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। देखो, लकीली फॉर्मूला हमें पता है तो थोड़ा कंफर्ट लेवल हो जाता है। कहीं जा रहे हो ना, अगर आपको डेस्टिनेशन पता हो कि भाई इधर जा रहे हो, शिमला जा रहे हो, तो आपको क्लैरिटी रहती है। बट तो यहाँ पे भी हमें पता है डेस्टिनेशन हमारा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस पहुंचना है किसी तरह वहां तक, और लॉजिकल तरीके से पहुंचना है। तो वो क्या तरीका है, कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहला चीज होता है कि एरिया निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, स्लाइसेस में डिवाइड करो। और स्लाइसेस ऐसी होनी चाहिए कि वैसी वैसी बहुत सारी स्लाइसेस लेके वो पूरा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो जाए। अब जैसे कोन को बनाना है, तो कोन को बनाने के लिए अगर आप देखो कि कोन को ऐसे ऐसी 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 स्लाइसेस में काटते हो ऐसे, तो यू कैन सी कि सबके सब छोटे छोटे डिस्क टाइप के बनेंगे। इन सारे डिस्क को अगर आप एक के ऊपर एक रखते जाओगे तो आपको पूरा कोन मिल जाएगा। बस नीचे वाली डिस्क बड़ी होगी, ऊपर वाली डिस्क छोटी और छोटी और छोटी होती जाएगी। ये कर दोगे तो आपको पूरा का पूरा कोन मिल जाएगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है कि पतली पतली डिस्क में अगर हम तोड़ लेंगे तो हमें कोन मिल जाएगा उनको ऐड करके। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही चल रहे जैसे हमने एरिया अंडर द कर्व वगैरह में देखा था। उसके बाद हमारा तरीका ये है कि एक जनरल हाइट y के ऊपर dy थिकनेस की स्लाइस लो, इस तरह से जैसा मैंने स्क्रीन के अंदर दिखाया आपको। और ये स्लाइस के अंदर जो डिस्क फंसेगी हल्की सी, वो मैंने ब्लू कलर से दिखाई है। इस डिस्क का जो जरा सा वॉल्यूम होगा, अब की बार हम एरिया नहीं वॉल्यूम निकाल रहे हैं, इस डिस्क के अंदर जो जरा सा वॉल्यूम फंसेगा उस वॉल्यूम को हम बोल देंगे डीवी। कर देंगे उसको आगे इंटीग्रेट और मिल जाएगा टोटल वॉल्यूम। ये हमारा बहुत सिंपल सा सीधा सा गेम प्लान है। तो देखो, बहुत आसान है, देखते हैं। अब y जो है वो आप नीचे से भी ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप y चाहो तो यहाँ से इस हाइट को y बोल दो और फिर dy ले लो। बट जनरली कोन्स हैं, ट्राइंगल्स हैं, इनके केस में जनरली थोड़ा बेटर रहता है कि अगर आप ऊपर से हाइट ले लो तो थोड़ा सा मैथमेटिकली कैलकुलेशंस में थोड़ी सी आसानी पड़ती है, इसलिए मैंने ऊपर से y लिया है। बाकी नीचे से ले लो, ऐसा भी कोई बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो y हाइट के ऊपर dy थिकनेस की स्लाइस लो। ये स्लाइस के अंदर जितना वॉल्यूम फंस जाएगा वो वॉल्यूम हो जाएगा आपका dv। तो चलो अब dv निकालते हैं। dv निकालने के लिए अब जरा ये स्लाइस पे फोकस करो। पहले यू कैन सी कि ये जो स्लाइस है ये पतला सा छोटा सा सिलेंडर है। वैसे अगर आप देखो बहुत 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 लाइक इफ यूर बिल्कुल आइडियलिस्टिक वे में बात करोगे तो जो स्लाइस है वो थोड़ी ऐसे होगी, यूं हल्का सा अगर आप देखोगे तो स्लाइस थोड़ी सी ऐसे टेपरिंग टाइप की होगी। लेकिन यू नो वेरी वेल कि ये सब जो साइड वाले पार्ट होते हैं ये सेकंड ऑर्डर के इनफाइनाइटसिमल होते हैं, तो इनको तो हम नेग्लेक्ट ही कर देंगे। तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो आपको जो चीज बचेगी वो एक छोटा सा सिलेंडर बचेगा, जिस सिलेंडर का रेडियस होगा r और जिसकी हाइट होगी dy। अब आप खुद ही देख लो कि जो स्लाइस अगर वो एक सिलेंडर के फॉर्म में है तो सिलेंडर का वॉल्यूम तो हमें निकालना आता है। सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाता है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। और ठीक है, एटलीस्ट अगर
स्मॉल, अगर स्लाइस का वॉल्यूम लिख रहे हैं तो एटलीस्ट डीवी तो कर देना चाहिए इसको, तो स्लाइस का वॉल्यूम हो जाएगा बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, वेरी इजी। अब इसके बाद हमें पता है खेल हमारा बहुत सिंपल सा होता है कि देखो इंटीग्रेशन में एक बड़ी बात है, आप तक थोड़ा थोड़ा समझ गए होगे, आगे और क्लियर हो जाएगा। स्लाइस कैसे लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही तरीके से स्लाइस लेनी आती है सही प्रॉब्लम में, तो बाकी आगे का खेल तो अपने आप हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। यू कैन सी कि अब अगर आपने स्लाइस ले लिया है तो क्लियरली आपको स्लाइस का वॉल्यूम तो मिल गया है। अब आगे देखो, दोनों साइड इंटीग्रल साइन लगा दो। क्यों इंटीग्रल साइन लगा रहे हैं? बिकॉज वी नो वेरी वेल कि डीवी का इंटीग्रल वी हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, और वही अपने को निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रल डीवी हो जाएगा वी, राइट हैंड साइड में अंदर बचेगा ये। अब ये राइट हैंड साइड को किसी तरीके से कैलकुलेट कर लोगे तो काम हो जाएगा आपका। अब ये राइट हैंड साइड को कैसे कैलकुलेट करेंगे यार, ये तो कुछ अजीब ही लग रहा है। ये मत कर देना कि अच्छा सर ठीक है हमें पता है आर स्क्वायर का इंटीग्रल आर क्यूब बाई 3 होता है, वो मुझे भी पता है आर स्क्वायर का इंटीग्रल आर क्यूब बाई 3 होता है, बट ये थोड़ी कर दोगे यार, आर अलग है डी वाई अलग है। रिमेंबर ये वेरिएबल सेम होने चाहिए तभी इंटीग्रेशन होगा, अदरवाइज तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, फिर तो आपकी और हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हर बंदा कर लेता। तो देयरफॉर यहाँ पे खास बात क्या है कि इस आर को आप पहले वाई के टर्म्स में रखो या वाई को आर के टर्म्स में कर दो, मतलब बेसिकली इसके अंदर एक ही चीज होनी चाहिए, मैंगोज हैव टू बी प्लेस्ड विद मैंगोज। सो ये सब एक ही जगह चीज वेरिएबल होना चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू इंटीग्रेट। और ये थोड़ा सा एक ऐसी चीज है जिसमें हम अब आगे कोन की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, बिकॉज आप देखो कि अभी कोन का कोई यूज हुआ नहीं है क्वेश्चन में, मतलब फिगर बना दी है मैंने बट ऐसा चाहिए मैथमेटिकल जो स्टेप्स लिखे हैं इसमें कोन का कोई यूज नहीं हुआ है, अब यूज होगा। अब देखो, अब अपन देखते हैं कि ये हमारा टारगेट क्या है, चाहते क्या है वो देख लो। हमें आर को उड़ाना है और वाई के टर्म्स में रखना है और वाई से वर्सा। तो नाउ लुक एट दिस, यहां पे आप देखो एक, आप ये देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, छोटा ट्राइंगल जो दिख रहा है, इस ट्राइंगल में देखो कि लेट अस से कि अगर मान लो सिमिलर ट्राइंगल्स लगा देते हैं, चलो सिमिलर ट्राइंगल्स आते ही अपने को सबको। तो ये ट्राइंगल जो छोटा वाला ट्राइंगल है और ये जो कंप्लीट बड़ा वाला ट्राइंगल है, यू कैन इजीली सी दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो आप देखो छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर जो बेस है वो है स्मॉल आर और जो हाइट है ये है वाई। तो छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, बेस अपॉन हाइट लिखता हूं, और बड़े वाले ट्राइंगल में अब आप देखो, बड़े वाले ट्राइंगल में भी आप देखो ये बेस है और ये पूरा हाइट है। अब बड़े वाले ट्राइंगल में आप देख लो जो बेस है वो कितना है, बेस मतलब पूरे कोन के जो बेस का रेडियस है वो आप ध्यान से देखो, वो तो गिवन रहता है, ये आप देख लो, ये आपको गिवन है कि पूरा कंप्लीट जो बेस है इसका रेडियस कैपिटल आर है और पूरी कंप्लीट जो हाइट है ये है कैपिटल एच। तो देयरफॉर बड़े वाले ट्राइंगल के लिए बेस अपॉन हाइट हो जाएगा ऐसे, और यही तो अपने को चाहिए था, बिकॉज यू कैन सी कि अगर हम r को एलिमिनेट करना चाहते हैं, वी वांट टू पुट इट इन टर्म्स ऑफ y, देन वी नीड अ रिलेशन बिटवीन r एंड y बेसिकली। So in all such problems, if there are two variables inside the integral, then get a relation between these two variables. Thereby you can eliminate one of the variables quite easily. तो अभी आप देखो, इसके बाद r को आप लिख लो r by h multiplied by y, कर देंगे दोनों साइड स्क्वायर, ठीक है। अब ये अपने पास आ गया है आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट कर देंगे, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। ध्यान से देखो दैट इफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग लॉजिकली, टफ कुछ भी नहीं होता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी टफ नहीं होती है, लॉजिकली समझ लो तो सब आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रैक्टिस करने के लिए, मेहनत करने के लिए आप तैयार हो, कोई टेंशन नहीं है कहीं भी। तो यू कैन सी आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है, ये हो जाता है। अब आगे देख लो, इसको आप कर दो ऐसे ऐसे, ठीक है। कांस्टेंट है, पता ही आपको खेल, कांस्टेंट है तो बाहर हो जाते हैं एंड सो ऑन। तो ये बन जाता है आपका इंटीग्रल। अब जरा सोच के बताओ मुझे कि इस इंटीग्रल में लिमिट्स क्या डालोगे, बिकॉज हमें वॉल्यूम चाहिए पूरे कोन का, तो लिमिट्स डालनी पड़ेंगी इसमें एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल सही, लिमिट्स अगर आप देख लो तो लिमिट्स आपने बिल्कुल सही बोला है, 0 to h, बिकॉज हमेशा लिमिट्स ऐसे डाली जाती हैं कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कवर हो जाए एक बार। तो यू कैन सी कि जब ऐसे ऐसे स्लाइस लेना शुरू करोगे तो सबसे छोटी स्लाइस होगी y टेंडिंग टू 0, और फाइनली कहां तक स्लाइस लेनी है अपने को, स्लाइस लेनी है y इक्वल टू कैपिटल H तक, तब जाके पूरा कोन होगा कवर। तो बिल्कुल सिंपल और सही बात है, y की वैल्यू 0 से h तक जाएंगे लेके पूरा कोन कवर हो जाएगा। तो नाउ यू कैन सी दैट वी आर काइंड ऑफ डन, बस खाली
नॉकआउट पंच देना है वो तो अपन दे ही देंगे, तो यू विल सी y³/3, 0 से लेके h तक, तो यू विल हैव πr²/h², h³/3, ये आ जाता है आपके पास वॉल्यूम। ठीक है, हाँ कर रहा हूं कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल भी कर देते हैं, बात सही है बिल्कुल। सो लेट्स कैंसिल आउट द h² थिंग एट द टॉप एंड बॉटम एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर 1/3 πr²h। ये आपके पास फाइनली वॉल्यूम आ जाएगा, ये बात है। तो ये देख लो, इस तरीके से आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है। पुराना फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमें पता है, और एक्साइटमेंट इसी बात का है कि हमें फॉर्मूला तो कई सालों से पता था, बट आज हमने वो माइलस्टोन भी अचीव कर लिया कि दैट नाउ वी नो हाउ टू डिराइव इट ऑल्सो। तो इंटीग्रेशन से अभी देखना बहुत कुछ डिराइव करने वाले हैं, खाली कौन का वॉल्यूम डिराइव नहीं करेंगे। तो एक एग्जांपल था, इस तरह के बहुत सारे हजारों प्रॉब्लम्स इस तरह के आप सॉल्व कर सकते हो इफ यू आर अवेयर ऑफ द करेक्ट यूज ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी वेरी केयरफुली। हमारा तरीका क्या है? हमारा तरीका है कि स्लाइस लेते हैं, और स्लाइस किस तरह से लेते हैं वो भी देखना है कि इस तरह से स्लाइस लेते हो कि ऐसी ऐसी और स्लाइस इधर उधर लेके पूरा ऑब्जेक्ट कवर हो जाए। तो इस तरह से आप एक जनरल स्लाइस लेते हो। जनरल स्लाइस के अंदर जो वॉल्यूम फंसता है उसको बोलते हो डीवी। डीवी निकालने के बाद उसको कर देते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करके आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाता है। और कहीं बीच बीच में ये प्रॉब्लम जरूर आएगी कि इंटीग्रल के अंदर दो वेरिएबल आ जाएंगे, तो वहां पे फिर आपको प्रॉब्लम की ज्योमेट्री पे जाना पड़ेगा। कोन है तो कोन की प्रॉपर्टीज देख लो, स्फीयर है तो स्फीयर की प्रॉपर्टी देख लो, जो भी ऑब्जेक्ट दिया है उसकी प्रॉपर्टीज का यूज करके जनरली एक वेरिएबल को किया जाता है एलिमिनेट, एंड देन रेस्ट ऑफ थिंग इज सिंपल। तो बाकी आप आगे इंटीग्रेट कर लेते हो, ये बात है। तो आसान है, आई थिंक यू कैन सी। और सबसे बड़ी बात है कि जो हाई फाई चीज होती थी, मतलब एक टाइम था जब इन चीजों को बहुत हाई फाई माना जाता था। अभी भी अगर आप देखो तो छोटे बच्चों को शायद ये चीजें थोड़ी हाई फाई लगे, लेकिन एक बार समझ लोगे तो कुछ बड़ी बात है नहीं। एक एग्जाम्पल भी करके दिखाता हूं मैं इसके ऊपर आपको कि अब देखो वॉल्यूम तो निकालना अपने को आ गया है, और थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा एक ट्रेलर दिखा देता हूं कि फिजिक्स में इसका यूज कैसे होता है। फिजिक्स में ऑब्वियसली खाली आपको कोन का वॉल्यूम नहीं निकालने को बोलेंगे, वो तो आपको पता है पहले से, लेकिन यूज किस तरह से होता है। देखो यूज वैसे तो हजारों यूज होते हैं, लेकिन मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको, छोटा सा ट्रेलर दिखाता हूं बिल्कुल। जैसे आप ये एग्जांपल देखो, हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल कि मेरे पास एक कोन है। अब कोन को साइड से देखोगे तो ऐसा ट्रायंगल जैसा ही दिखेगा। मान लो मेरे पास एक कोन है, लेट्स रीड द क्वेश्चन टुगेदर। अब कोन में इन्होंने पंगा कर दिया थोड़ा सा सी प्रॉब्लम। इन्होंने क्या करी है, देखो इन्होंने बोला है डेंसिटी ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का मतलब है कि ये बिल्कुल इसका जो हाइट होगी ये सीधा ऐसे जाएगी। कभी कभी क्या करते हैं लोग, कोन को ऐसे टेढ़ा भी बना देते हैं। ठीक है, कोन को अगर आप ऐसे बना दो इस तरह से, ये भी कोन बन सकता है। तो मैजिशियंस हैट अगर आप देखोगे कुछ कुछ इस तरह सा कोन तो ऐसे भी बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना सिंपल कोन जो होता है उसको ये लोग राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। सो कमिंग बैक, ये बोल रहे हैं कि राइट सर्कुलर कोन है, इसकी डेंसिटी वेरीज विद हाइट एज समथिंग। अब ये अजीब सी बात है कि इसकी कोन ऐसा अजीब सा है कि ये किसी एक प्रॉपर मटेरियल से बना ही नहीं है। अब जैसे प्रॉपर अगर आप आयरन लोगे, वुड लोगे, तो उसकी डेंसिटी हर जगह एक जैसी होती है, बट कुछ ऐसे अजीब अजीब से मटेरियल होते हैं जिनकी डेंसिटी अगर एक डायरेक्शन में जाओगे तो बढ़ती जाएगी। तो देयरफॉर ये जो कोन है, फॉर एग्जांपल इस कोन की डेंसिटी अगर आप देखो तो इस कोन की डेंसिटी y के साथ साथ बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है। और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि इस कोन का अपने को मास निकालना है, और अपने को बेस, रेडियस और हाइट वाइट सब दी है, कोन का मास निकालना है। अब आप सोचो, क्लास 8, 9, 10 में आपने जरूर पढ़ा होगा डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी को छोटे बच्चे कई बार डी से डिनोट कर देते हैं, हम लोग डी से डिनोट नहीं करते हैं। डेंसिटी को हम लोग जनरली लेटर रो से डिनोट करेंगे। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आप इसका यूज करके मास निकाल सकते हो। मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब एक गलत तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि वॉल्यूम तो हमें पता ही है, वॉल्यूम होता है 1/3 πr², तो वॉल्यूम तो ये ले लो, और डेंसिटी इन्होंने जो दी है वो पुट कर दो ऐसी। ना यू माइट से कि सर गलत क्या है, तो सही लग रहा है इसमें, मतलब गलत क्या बोल रहे हो आप? गलती है, देखो गलत ये है कि प्रॉब्लम ये है कि आपने मास निकालने के लिए वॉल्यूम तो पूरे कोन का ले लिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पूरे कोन में अगर आप देखोगे तो अगर y की वैल्यू 0 करो, यहाँ पे लेट अस से y की वैल्यू 0 करते हो, तो y की वैल्यू 0 करोगे तो डेंसिटी विल टेंड टू 0, मतलब यहाँ का मटेरियल बहुत कम डेंसिटी का है। ऊपर जाओगे तो ज्यादा डेंसिटी, और ऊपर जाओगे तो और ज्यादा डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर पूरे कोन के अंदर एक जैसी डेंसिटी है ही नहीं, तो आप
पूरे के पूरे वॉल्यूम के लिए एक डेंसिटी की वैल्यू कैसे डाल सकते हो? देन यू माइट से कि सर इसीलिए तो y रखा है अपन ने, लेकिन अब आप देखो कि आगे करोगे क्या? यू कैन ऑब्वियसली यू कांट लीव द आंसर लाइक दिस, बिकॉज ये आंसर तो y पे डिपेंड कर रहा है ना। आंसर आपका y पे तो डिपेंड करना नहीं चाहिए। मास अगर आपको चाहिए तो मास आपको r और h और इन सब चीजों के टर्म्स में चाहिएगा। यू कांट जस्ट लीव द आंसर इन टर्म्स ऑफ y। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अच्छा कोन में हाइट कितनी है, y कहाँ तक जा रहा है, y की वैल्यू h है। तो यहां तक तो चलो फिर भी मैं मान सकता हूं कि शायद ठीक है, नहीं है बट मान लेते हैं फिर भी। अब इसके बाद आगे क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स देखते हैं आंसर मैच करते हैं। इसके बाद देखते हैं अगर आंसर में सब कुछ तो है, y नहीं है, फिर देखते हैं y कितना है, फिर देखते हैं अच्छा कोन के लिए जो हाइट जाएगी वो h जाएगी, तो लास्ट में क्या करते हैं y की जगह h डाल देते हैं। तो ये करके आंसर निकाल देते हैं एंड दैट्स द पॉइंट वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। यू कैन सी दैट दिस इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज अपन ने अगर y की जगह h डाल दिया तो ये तो बहुत ही गड़बड़ है। बिकॉज ये वाला जो आपने डेंसिटी की वैल्यू लिखी है यहाँ पे रो नॉट एच, दिस विल बी द डेंसिटी एट द टॉप, जहां मैक्सिमम डेंसिटी है पीक के ऊपर, वो मैक्सिमम डेंसिटी है रो नॉट एच। ये सेम डेंसिटी इधर 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 हर जगह सेम डेंसिटी नहीं है। तो मान लो सपोज लेटर से कि एक क्लास है, उसके अंदर अगर मान लो 50 स्टूडेंट्स है, और अब हर स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स है, और आउट ऑफ 100 मान लो सपोज एक बंदे के मार्क्स है 2, दूसरे के हैं 100, तीसरे के हैं 90, एक बंदे के हैं 3, इस तरह से करके सबके मार्क्स हैं। अब इसके बाद अगर आपको कोई ये बोलता है कि बताओ इस क्लास के, एक थोड़ा इनसेंसिबल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि इस क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, तो अब आप 100 तो नहीं बोल सकते ना, बिकॉज हर बंदे का तो 100 नहीं है। तो अगर आप ऐसा बोल दो कि नहीं इस बंदे के, इस क्लास के बच्चों के मार्क्स कितने हैं, तो आप 100 बोल दो, तो 100 तो ठीक नहीं है, बिकॉज 100 तो खाली टॉपर के मार्क्स है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत खिलाड़ी भी हैं यहाँ पे, 2-3 वाले खिलाड़ी भी हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे भी प्रॉब्लम यही है कि अगर डेंसिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो अगर किसी बंदे ने ये कर दिया है तो ये बड़ा गड़बड़ काम हो गया है, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने ये मान लिया है कि पूरे के पूरे वॉल्यूम के साथ उसने ये वाली डेंसिटी एलोकेट कर दी है। ये ठीक नहीं है, बिकॉज हर स्लाइस की अलग अलग डेंसिटी होगी, अलग अलग तरह से मास निकलेगा, तो पूरे के पूरे कोन के लिए ये डेंसिटी होगी, ये बोलना तो ठीक नहीं है, बिकॉज ये तो आपको बहुत एक्स्ट्रा मास मिल जाएगा यहाँ पे। तो देयरफॉर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन है जिसमें डेंसिटी आपकी हाइट के साथ साथ या कभी एक्स के साथ साथ अगर किसी भी तरह से डेंसिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग है, वेरी कर रही है, तो आप ये नहीं कर सकते कि मास को इस तरह से नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि जो मास होगा वो पूरे वॉल्यूम को एक बार में डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते। आपको लेनी होंगी स्लाइसेस। स्लाइसेस क्यों लेनी होंगी? स्लाइसेस इसलिए लेनी होंगी, देखो पहले तो मैं ये जरा गलत जो तरीका था ये मैं हटा देता हूं। ये गलत तरीका डिस्कस करना बड़ा जरूरी था, बिकॉज देखो अभी अपन इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन सीख ही रहे हैं। तो शुरू में व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, जब मैंने भी शुरू में सीखना शुरू किया था, तो मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करता था। वो बहुत बात अलग थी कि मुझे इंटीग्रेशन भी नहीं आता था, एंड देन आई वुड गेट रॉन्ग आंसर्स, एंड देन आई वुड स्टार्ट सेइंग दैट फिजिक्स इन क्लास 11th हैज बिकम सडनली वेरी डिफिकल्ट। नो, तरीके सही लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देखो, अब इसके बाद हमें ये फॉर्मूला जरूर पता है दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास को आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसको आप पूरे कोन के ऊपर नहीं लगा सकते, बिकॉज पूरे कोन में एक जैसी डेंसिटी नहीं है। तो एक जैसी डेंसिटी कहां होगी? अगर आप एक हाइट y के ऊपर, जैसा फिगर में दिख रहा है, अगर एक हाइट y के ऊपर एक थिकनेस dy की ले लो स्लाइस, ऐसे ये स्लाइस ले लो, तो नोट केयरफुली कि डेंसिटी इंक्रीज हो रही है y के साथ साथ। अगर आप एक बहुत पतली सी स्लाइस लेते हो, तो ये सारे के सारे जो स्लाइस के अंदर पॉइंट्स हैं, सारा का सारा जो रीजन है, सबके लिए सेम हाइट है y। मानता हूं थोड़ा सा चेंज हो रही है dy, बट dy इज वेरी वेरी स्मॉल। तो यू कैन सी कि अगर अलग अलग हाइट के ऊपर अलग अलग डेंसिटी आने वाली है, तो अ ग्रुप ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर एट द सेम हाइट विल हैव सेम डेंसिटी। तो अगर आप स्लाइस लेते हो इस तरीके से कि एक हॉरिजॉन्टल स्लाइस लेते हो, तो एटलीस्ट ये स्लाइस के अंदर आप बोल सकते हो जितना वॉल्यूम फंसेगा, यू कैन सी कि स्लाइस के अंदर एक बहुत छोटा सा वॉल्यूम फंसेगा dv। तो ये छोटे से वॉल्यूम dv के लिए एटलीस्ट आप बोल सकते हो कि ये सारे के सारे पॉइंट्स के लिए डेंसिटी की वैल्यू सेम है। और डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ वॉल्यूम, ध्यान से सुनना, डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ अपॉन वॉल्यूम आप इस पूरी की पूरी कोन के ऊपर एक बार में नहीं लगा सकते, लेकिन ये स्लाइस के लिए जरूर लगा सकते हो, बिकॉज स्लाइस इतनी पतली है कि उसके अंदर डेंसिटी का वेरिएशन नेग्लिजिबल है। ये सारे के सारे रीजन के अंदर जो शेडेड रीजन है आपका ब्लू कलर से जो दिख रहा है,
इस पूरे शेडेड रीजन के अंदर अगर डेंसिटी एक जैसी है तो इसका मास dm होगा ऑब्वियसली, बिकॉज स्लाइस पतली है तो इसके अंदर मास भी छोटा सा फंसेगा। इसका मास जो होगा dm, ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू स्मॉल वॉल्यूम। ये डेंसिटी मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आप पूरे कोन पे नहीं लगा सकते लेकिन स्लाइस पे लगा सकते हो, ये बात है। तो देयरफॉर ये ध्यान रखना कि स्लाइस लेने का फायदा यही है कि अगर डेंसिटी चेंज हो रही थी तो आप मास इक्वल टू डेंसिटी अपॉन इंटू वॉल्यूम पूरे ऑब्जेक्ट पे लगा नहीं सकते, लेकिन स्लाइस अगर थिन है तो उसके थिन होने का फायदा यही है कि हम इसके अंदर डेंसिटी को एक जैसा मान सकते हैं। अब इसी में अगर आप गलती से मान लो सपोज ऐसा कुछ करते हैं कि आप स्लाइस ऐसे ले लेते हैं, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की स्लाइस ले लेते हैं, तो फिर ये रेड वाली जो स्लाइस ली है इसके ऊपर भी आप ये फॉर्मूला dm इक्वल टू रो dv इसके ऊपर बिल्कुल नहीं लगा सकते। क्यों? बिकॉज ये हाइट अलग है, ये हाइट अलग है, ये हाइट अलग है, सब हाइट अलग अलग है। थिकनेस स्मॉल है मैं मानता हूं, लेकिन हमें मतलब तो हाइट से था ना। यहाँ पे अगर सारे के सारे पॉइंट्स की हाइट बिल्कुल प्रॉपर अलग अलग है तो ये अलग अलग जगह, सब जगह अलग अलग डेंसिटी आएगी, अलग अलग डेंसिटी आएगी तो आपका फॉर्मूला चलेगा नहीं, ये बात है। तो देयरफॉर पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको स्लाइस इस तरह से लेनी है हमेशा। इनफैक्ट एक और छोटा सा बट गोल्डन रूल होता है, ध्यान रखना कि अगर किसी भी प्रॉब्लम में डेंसिटी एक सर्टेन डायरेक्शन में वेरी हो रही है तो गोल्डन रूल है हमेशा स्लाइस उसके परपेंडिकुलर लेंगे, बिकॉज अगर वेरिएशन चेंज इन डेंसिटी एक डायरेक्शन में हो रहा है और स्लाइस आप उसके परपेंडिकुलर लेते हो तो एटलीस्ट वो स्लाइस के अंदर अगर आप देखोगे तो डेंसिटी हर पॉइंट पे सेम होगी, ये बात है। एंड ओनली देन यू कैन अप्लाई मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फॉर्मूला। और तो ये सारे बेसिक्स समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कि स्लाइस क्यों लेनी है, इंटीग्रेशन करना ही क्यों है, ये आइडिया हमने अभी तक डेवलप किया है। और साथ में इंपॉर्टेंट बात ये देखिए कि आप स्लाइस किस तरीके से लोगे। ऐसा नहीं है कि x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की स्लाइस ले लोगे इस क्वेश्चन में, नहीं। अगर ऐसा होता, ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई और ऐसा प्रॉब्लम होता कि डेंसिटी आपकी अगर x के साथ साथ वेरी होती तो हम x डिस्टेंस के ऊपर dx थिकनेस की स्लाइस जरूर लेते, बिकॉज अगर डेंसिटी ऐसे वेरी हो रही है इस तरीके से तो जो स्लाइस होगी वो उसके परपेंडिकुलर होगी, यू कैन सी ये वाली स्लाइस होगी। लेकिन अगर डेंसिटी y के साथ वेरी हो रही है तो स्लाइस उसके परपेंडिकुलर होगी, दैट मींस स्लाइस की लेंथ कुछ x टाइप की लेंथ होगी और उसकी जो थिकनेस होगी वो थिकनेस होगी आपकी dy। तो ये होता है गेम। और अब एक बार थोड़ा सा समझ गए हो ये गेम तो खेलते हैं इस गेम को। चलो, यू विल सी कि अब हम ये मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लगाने वाले हैं। और रिमेंबर हमारा जो एक बेसिक रूल था वो हमेशा की तरह वही था कि अगर हमें मास निकालना है तो डीएम पे फोकस करेंगे, जैसे वॉल्यूम निकालना था तो डीवी पे फोकस कर रहे थे। तो सेम चीज यहाँ पे कि अगर हमें पूरे कोन का मास चाहिए तो स्लाइस का मास निकाल लो डीएम, उसको कर दोगे इंटीग्रेट तो पूरे कोन का मास आ जाएगा। तो चलो प्रिपरेशन अपनी पूरी है इसमें, डीएम अपने पास है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, मैं स्टेप्स थोड़ा अलग लिखता हूं सो दैट यू कैन फॉलो द थिंग्स मोर प्रॉपरली, बिकॉज दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस काइंड। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप दो दो चार चार लाइन में सब सॉल्व कर लोगे, बट अभी थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो इंटीग्रल डीएम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो डीवी। अब इंटीग्रल डीएम तो होने वाला है टोटल मास, ये तो अपने को चाहिए, लेकिन भाई मिलेगा तब जब राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लोगे। तो अब राइट हैंड साइड में आप देखो, राइट हैंड साइड में आप देखो कि जो डेंसिटी है वो कितनी है। हमें कौन सी डेंसिटी चाहिए, हमें इस स्लाइस के अंदर डेंसिटी चाहिए। और ये स्लाइस कहाँ है, स्लाइस है हाइट y के ऊपर, और हाइट y के ऊपर जो डेंसिटी होती है उसी का फॉर्मूला दिया है अपने को। तो हाइट y के ऊपर जो डेंसिटी है वो है रो नॉट इंटू वाई, और dv जो वॉल्यूम था, स्लाइस का वॉल्यूम dv था, वो अपने को और देखना है। अब आप ध्यान से देखो कि ये स्लाइस का जो वॉल्यूम होता है dv, ये dv वही वॉल्यूम है जो हमने अभी पिछले प्रॉब्लम में अपनी जो डेरिवेशन थी कोन की उसमें हमने यही dv निकाला था। तो ये dv अपन वही वाला यूज कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा फिर से dv को डिराइव कर ही लेते हैं। यू विल सी कि अगर ये हाइट y है तो ये वाले डिस्टेंस को आप x बोल दो, आपको चाहिए तो नीचे वाले को x बोल दो, बिकॉज अल्टीमेटली ये छोटे से डिस्टेंस को तो हम नेग्लेक्ट ही करते हैं फॉर वॉल्यूम कैलकुलेशन। तो आप ऊपर नीचे जिसको x बोलना अच्छा लग रहा है आप उसको x बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो ऊपर वाले को ही बोल देते हैं। सपोज अगर ये x है तो यू कैन इजीली सी कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये जो वॉल्यूम था ये वॉल्यूम हो जाता है सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम इज दिस बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और फिर हमने बस इसको चलो सब्स्टिट्यूट कर ही देते हैं वॉल्यूम को, और डी वी होगा, ये डी पाई नहीं होगा, दिस इज काइंड ऑफ स्टूपिड, सो डी वी।
ये dv है, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा रो नॉट y इंटू dv, ये आ जाएगा। तो ये हो जाता है पाई रो नॉट दिस, ये हो जाता है मास। किस चीज का मास? स्लाइस का मास। तो स्लाइस का मास हो गया है, स्लाइस का मास नहीं, इनफैक्ट हम इंटीग्रल साइन भी लगा चुके हैं, तो ये इंटीग्रल कर लोगे तो पूरे कोन का ही मास आ जाएगा सीधे। अब बस प्रॉब्लम वही है कि इंटीग्रल तक तो आ गया है, बट वी हैव टू स्टिल पुट मैंगोज विद मैंगोज एंड एप्पल्स विद एप्पल्स। तो यू कैन इजीली सी कि अब ये इंटीग्रल के अंदर देखो प्रॉब्लम वही पुरानी है कि एक्स और वाई मिक्स हो रहे हैं। तो अगर इसमें अगर आप x को उड़ा दो तो सब कुछ y के टर्म्स में आ जाएगा, देन वी विल बी एबल टू इंटीग्रेट इट कंफर्टेबली। सो लेट्स डू दैट, नॉट अ प्रॉब्लम, लेट्स डू दैट। यू कैन सी वही ये, अब ये पुराना कैलकुलेशन है जो अभी हमने डेरिवेशन में भी किया था। हमने सिमिलर ट्राइंगल लगाया था, इफ यू रिमेंबर। हमने देखा था कि अगर सिमिलर ट्राइंगल्स लगाते हो तो दिस बेस डिवाइडेड बाय दिस हाइट। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि y इन्होंने दिया है नीचे से, पिछली प्रॉब्लम में तो हमने लिया था तो हमने अपने हिसाब से ऊपर से ले लिया था, लेकिन अब की बार इन्होंने y आपको दिया है तो आप कुछ कर नहीं सकते, आपको इनका ही y मानना पड़ेगा। तो ये देख लो कि ये ऊपर वाली जो हाइट है, ये हाइट आपकी हो जाएगी h माइनस वाई। सो देयरफॉर यू विल सी कि अगर सिमिलर ट्राइंगल्स लगाओगे तो x डिवाइडेड बाय दिस शुड बी इक्वल टू बेस रेडियस अपॉन हाइट। तो x आपको उड़ाना था, तो दिस विल बी इक्वल टू r बाय h इंटू h माइनस वाई। ठीक है, पिछली बार से थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ठीक है, इतना भी कुछ नहीं है, मतलब हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब ये आपकी चीज़ आ गई है, कॉल इट इक्वेशन 2 में भी एंड कॉल दिस ओल्ड फेलो एज इक्वेशन 1। 2 को कर दो 1 में सब्स्टिट्यूट। क्या फ़ायदा होगा उससे? फ़ायदा ही फ़ायदा। यू कैन सी कि x उड़ जाएगा और उसके बाद हमारा काम आराम से हो जाएगा। सो लेट अस डू दैट। यू कैन सी पाई रो नॉट, एक y ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब ये x का स्क्वायर चाहिए अपने को, तो दिस इज समथिंग लाइक r स्क्वायर बाय h स्क्वायर, h माइनस वाई होल स्क्वायर dy, ये आता है मास। कॉन्स्टेंट्स को इंटीग्रल के बाहर लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको आप देख लो, कॉन्स्टेंट्स है आपके पाई रो नॉट, अंदर आ जाता है y, और ये इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, कोई बुराई नहीं है। सो इट विल बी वाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2hy। ये आपके पास इंटीग्रल है ना। जस्ट चेक वन थिंग कि इंटीग्रल आपका पूरा का पूरा एक सिंगल वेरिएबल y के टर्म्स में आ गया है। कांस्टेंट h है वो बाहर चला जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है, बट वी हैव गॉट द होल इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल वेरिएबल y। और लिमिट्स भी हमें पता है कि y की 0 से लेके h तक इंटीग्रेट करोगे तो पूरा कोन कवर हो जाएगा, तो लिमिट्स भी डालने की तैयारी है अपनी। अब इसके बाद इंटीग्रल करना है, 0 से h तक की लिमिट रखनी है, तो वो इंटीग्रल करके आप देख लो। अब इसके बाद मैंने सीधे इंटीग्रल करके आपको दिखाई दिया। देयर इज, इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन चेक ऑल द स्टेप्स एज पर योर कन्वीनियंस। यू कैन सी ये जो चीज़ है, यू कैन सी इंटीग्रल कर दिया है मैंने, लिमिट्स 0 से h रखेंगे, वो h की लिमिट्स रख दी हैं, सॉल्व कर लिया है। इसको पॉज करके आप आराम से देख लो, यू विल गेट योर आंसर, और फाइनल आंसर भी मैच कर रहा है अपना। सो दैट मीन्स ऑल इज वेल, वी हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग करेक्टली। एंड तो ये अब आप देख लो कि ये क्वेश्चन ऐसा था, ये इनफैक्ट हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने डेंसिटी को वेरी किया था और कुछ उससे हमने मास निकाला था। अब आगे देखना, ऐसे बहुत क्वेश्चंस आएंगे, सेंटर ऑफ मास आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, बड़ी मजेदार मजेदार चीजें आने वाली हैं। और ये सारी की सारी चीजों में ये सारा आइडिया यूज होगा। कहीं भी अगर आपको दिखता है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी वेरी हो रही है, कुछ होते हैं प्रैक्टिकली ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी वेरी होती है, जैसे अगर बहुत सिंपल एग्जांपल लेना है तो अगर मान लो सपोज आप एक ग्लास लो, ग्लास में पानी रखो, पानी में अगर आप थोड़ा सा इफ यू टेक सम मड, मिट्टी लो, थोड़ा सा घोल दो उसको, अगर जब तक उसको अच्छे से स्टर करोगे तब तक वो मिट्टी की डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, बट थोड़ा सा रख दो तो विद इन मिनट्स यू विल सी दैट द मड विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन। So you will have a solution in which the density of mud is lesser at the top and it will increase gradually as you go towards bottom. So you can actually get certain situations जहाँ पे density vary होती है। और ये तो मैंने बहुत crude सा example लिया था, actual engineering में देखोगे तो बहुत better examples होते हैं इसके, जहाँ पे certain chemicals mix करते हैं कई बार liquids में, if they allowed to settle down then the density gradually varies,
या डेलिबरेटली आजकल लेंसेज ऐसे बनते हैं जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ ग्रेडियंट होता है, तो उसमें कुछ लेंस के ग्लास में कुछ ऐसे मटेरियल्स मिक्स करे जाते हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उनकी डेंसिटी ग्रेजुअली वेरी करती है। तो ये ग्रेजुअली वेरिंग वाली चीज इंजीनियरिंग में आजकल बहुत यूज होती है और उसी का बेस हम यहाँ पे बना रहे हैं यहाँ पे एक तरह से। इनफैक्ट चलो बेस तो हम इंटीग्रेशन का बना रहे हैं, लेकिन आगे हजारों क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के जिसमें आप डेंसिटी वेरी करोगे। और ध्यान रखना कि अगर डेंसिटी कर रही है वेरी, तो ये ध्यान रखना बस कि इंपॉर्टेंट बात ये थी कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम या मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक साथ नहीं लगा देना है, एक स्लाइस के ऊपर लगाना है। और स्लाइस इस तरह से लेनी है कि एटलीस्ट स्लाइस के अंदर डेंसिटी कांस्टेंट रहे, और वो ऐसे इंश्योर होगा कि आप जिस डायरेक्शन में डेंसिटी वेरी करती है, अगर उसके परपेंडिकुलर स्लाइस लोगे तो उसके अंदर डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी एंड यू विल बी थ्रू। सो ये एक बड़ा बढ़िया सा एग्जांपल था। और इस तरह से हमने देखा कि ये वॉल्यूम्स वगैरह निकालने तो डेरिवेशंस होती हैं, लेकिन ये डेरिवेशंस जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज ये लोग जो और एग्जांपल्स बनाते हैं वो इन्हीं डेरिवेशंस के ऊपर बेस करके एग्जांपल्स बनाते हैं, ये बात है। चलो अब इसके बाद अपना एक सेकंड फॉर्मूला डिराइव करते हैं। याद करो जूनियर क्लासेस में आपने वॉल्यूम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेकंड फॉर्मूला भी याद किया होगा, विदाउट डेरिवेशन स्फीयर का वॉल्यूम। सबको पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन भाई डिराइव कैसे करेंगे, तो उसकी डेरिवेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट अपनी डेरिवेशन होने वाली है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। और उसके लिए अब सी दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल इनफैक्ट सिग्निफिकेंटली हार्डर टू विजुअलाइज ऑल्सो एज कंपेयर टू कोन। कोन आराम से विजुअलाइज हो गया था, हमने उसके ऊपर और एडिशनल एग्जांपल भी देख लिया था, बट स्फीयर में वी विल हैव टू ट्रेड केयरफुली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बड़े धीरे धीरे बड़े अच्छे से आराम से इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले अपन स्फीयर के वॉल्यूम पे तो जाएंगे नहीं, हम एक बहुत सिंपल सी बात करते हैं। मान लो सपोज एट द एंड ऑफ द डे, मान लो सपोज आपने एक कंपनी डाली है जिसके अंदर लेट्स से यू आर मैन्युफैक्चरिंग टीटी बॉल्स। अब ऑब्वियसली उसमें आप प्लास्टिक लोगे और प्लास्टिक को मेल्ट करके उसको यूज करके टीटी बॉल्स बनाओगे। सो एज एन ओनर ऑफ द कंपनी यू डेफिनेटली नीड टू कैलकुलेट कि एक प्लास्टिक बॉल बनाने में, एक टीटी बॉल बनाने में कितनी प्लास्टिक लगेगी ना। यू माइट से कि सर कितनी लगेगी, पतली सी तो लेयर होती है टीटी बॉल। अगर आप देखोगे यू नो वेरी वेल कि टेबल टेनिस बॉल सॉलिड नहीं होती है, अंदर से हॉलो होती है, बस एक प्लास्टिक की पतली सी शीट होती है, उसी को ऐसे किसी टेक्नोलॉजी से पूरा गोल वोल कर देते हैं तो यू गेट अ टीटी बॉल। तो यू कैन इजीली सी कि बहुत कम प्लास्टिक होती है बिकॉज अंदर से पूरी खाली होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी तो प्लास्टिक होगी ना। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल जीरो प्लास्टिक में बन जाएगी। तो कितना प्लास्टिक होगा एक टीटी बॉल के अंदर, वो अगर मान लो अपने को निकालना है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे स्फीयर के वॉल्यूम की तरफ जाएंगे यहां से। तो पहले लेट अस से इफ आई फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि एक टीटी बॉल के अंदर कितनी प्लास्टिक है। तो अब देखो एक तरीका तो देखो कई बार होता है कि बच्चे कहते हैं सर ठीक है अपन ऐसा करेंगे कि टीटी बॉल इज समथिंग लाइक अ हॉलो स्फीयर। ठीक है, अब हॉलो स्फीयर का रेडियस हमें पता है कि कैसे निकालते हैं। अगर ये इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है, तो ये करते हैं कि 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस 4/3 पाई r1 क्यूब कर दो, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम कर दो, तो आपको ये बीच वाला वॉल्यूम मिल जाता है। बट यार ये तो चीटिंग है बिकॉज रिमेंबर हमारा काम खाली प्रॉब्लम का एम खाली टीटी बॉल का प्लास्टिक निकालना नहीं है, वी आर प्लानिंग टू डिराइव दिस फॉर्मूला ओनली। तो उसी की यहाँ पे हम भूमिका बांध रहे हैं यहाँ पे। तो देयरफॉर इसको यूज करके नहीं निकालना है, कुछ और करना होगा यहाँ पे। तो ये तो इलीगल है, ये तो वो हो गया कि फिर हम जो फॉर्मूला निकालना चाहते हैं उसी को यूज करके वही फॉर्मूला बैक कैलकुलेट कर ले। दैट इज नॉट राइट। इन फैक्ट देयर इज अ मच ईजियर वे ऑल्सो, मच मोर फंडामेंटल एंड अ मच मोर ईजियर वे। सी द मेथड इज वेरी सिंपल कि जैसे अगर मान लो सपोज आप कोई भी स्फीयर लो, ग्लोब होता है फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी स्फीयर अगर आप लो, हॉलो स्फीयर पतली सी थिकनेस का टीटी बॉल जैसा, अगर उसके अंदर आपको कितना वॉल्यूम है वो निकालना है तो क्या करते हैं, देखो ये लोग क्या करते हैं। सी ये एक बड़ी बेसिक सी थ्योरम है जो आपने मैथ्स में फिजिक्स में कहीं ना कहीं तो जरूर देखी होगी कि अगर आपके पास एक ऐसा कोई भी फ्लैट ऑब्जेक्ट है, फ्लैट प्लेट है किसी भी शेप की, लाइक यू कैन सी हियर कि कुछ भी आर्बिट शेप बना दिया है मैंने, जरूरी नहीं है कि सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, नॉट नेसेसरी, कुछ भी आर्बिट्ररी शेप की अगर मान लो सपोज एक प्लेट है ऐसे, इसका बेस एरिया जो है वो बेस एरिया और जो टॉप एरिया है वो सेम है मान लो रफली, बिकॉज थिकनेस बहुत स्मॉल है इसकी, और एक स्मॉल थिकनेस की एक प्लेट ली है और उसका ये जो सरफेस एरिया है, टॉप या बेस जो भी बोलना चाहो, ये एरिया है मान लो सपोज कुछ तो भी, ये एरिया है मान लो ए, और इसकी छोटी सी थिकनेस है टी। तो यू नो दैट कि ज्योमेट्री की बड़ी फंडामेंटल रिजल्ट होती है ये कि किसी भी जनरल प्लेट के लिए अगर आपको वॉल्यूम चाहिए ऐसा, तो वॉल्यूम हो जाता है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, मतलब कि ए मल्टीप्लाइड बाय टी कर दोगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा।
और हम अभी जो देखने वाले हैं सिचुएशंस, उसमें ये थिकनेस को हम बहुत स्मॉल रखेंगे। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि सर इसका क्या यूज होगा। अभी आप देखो इसका यूज ही यूज होगा। सी हम ये करने वाले हैं कि टीटी बॉल का अगर अपने को अमाउंट ऑफ प्लास्टिक चाहिए, उसको काट दो, बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट दो। ये टीटी बॉल थी, कट करके जरा जरा से प्लास्टिक के छोटे छोटे पीसेस निकाल लो, कोई ऐसा पीस कोई वैसा पीस, और ये सारे के सारे पीसेस को जरा जरा से बहुत छोटे पीसेस कर लोगे। और एक पेपर लो, फ्लैट पेपर, फ्लैट पेपर के ऊपर प्लास्टिक की छोटी छोटी जो पीसेस है वो चिपका दो। ठीक है, प्लास्टिक बॉल डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन ठीक है यार, पूरी कंपनी है अपने पास प्लास्टिक बॉल्स की, तो एक बॉल डिस्ट्रॉय करके वॉल्यूम निकालना है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे चिंदी कर दो उसके प्लास्टिक के, सबको एक पेपर के ऊपर, फ्लैट पेपर के ऊपर चिपका दो। तो यू विल सी कि एक 3 डायमेंशनल सरफेस ऑब्जेक्ट की बजाय आप एक फ्लैट सरफेस बना दोगे। और फ्लैट सरफेस का वॉल्यूम आपको पता है कि क्या हो जाता है, ये हो जाता है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। कुछ इसका यूज करके अपन निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे, तो आप ये देखो, याद करो कि जब छोटे थे, और अगर आप ग्लोब की बात करो, शायद आपने एक्टिविटी करी होगी कि मार्केट में इस तरह की किट्स आती हैं जिसमें आपको ऐसा, जो मैंने आपको ये फिगर दिखाई है, ग्लोब का आपको ऐसा फ्लैट प्रिंट आउट मिल जाता है। तो बच्चों को अपन ये दे देते हैं, वो सीजर से पूरा काटते हैं इसको, और काट के एक स्फीयर के ऊपर ऐसे चिपका देते हैं, तो पूरा ऐसा स्फीयर बन जाता है, प्रॉपर 3D में आपका पूरा स्फीयर टाइप का आ जाता है। ये बात है। तो वही चीज है, जैसे प्लास्टिक की बॉल के तो अपन ने बड़े बेदर्दी से हमने टुकड़े किए थे, कुछ भी शेप बना दिया था। थोड़ा अगर प्लास्टिक बॉल ही है स्फेरिकल टाइप की, और उसके अगर आप सिस्टमैटिक भी पीसेस करोगे तो दे माइट लुक लाइक दिस। बट सब में अगर आप देखो कि सबके लिए आप बोल सकते हो कि जो वॉल्यूम होगा प्लास्टिक का, वो इस थ्योरम से निकल आएगा। एक बार अगर आप उसके पीसेस करके ऐसा फ्लैट एरिया बना दो, तो वॉल्यूम हो जाएगा सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। अब सरफेस एरिया आप याद करो, हमें ऑलरेडी पता है कि स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। ठीक है, तो सरफेस एरिया स्फीयर का, भाई अगर आप उसके प्लास्टिक के छोटे छोटे पीसेस भी करके उसको पेपर पे चिपका भी देते हो, तो जो एरिया था 4πr² वो तो वही रहेगा, एरिया तो चेंज नहीं हो जाएगा पीसेस करने से। तो सरफेस एरिया वही रहेगा आपका 4πr²। ठीक है, 4 मैंने इधर मिस कर दिया, लेट मी पुट दैट हियर। तो सरफेस एरिया रहेगा आपका वही 4πr²। और जो प्लास्टिक की शीट की थिकनेस है, यू कैन सी कि टीटी बॉल की थिकनेस कितनी होगी, बहुत जरा सी थिकनेस होगी। तो जैसे अगर आप टीटी बॉल को आधा काटते हो, तो यू कैन सी कि टीटी बॉल की जो थिकनेस होगी, जरा सी थिकनेस आएगी ऐसी। इफ आई ड्रॉ अ 3D फिगर काइंड ऑफ थिंग, ये टीटी बॉल की थिकनेस आएगी जरा सी। अब ये थिकनेस जो है वो बहुत छोटी सी होती है, तो मैंने उसको डेल्टा आर बोल दिया है। और तो सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस कर दोगे तो आपको प्लास्टिक का वॉल्यूम मिल जाएगा, ये बात है। और सरफेस एरिया होता है 4πr² इंटू डेल्टा आर कर दोगे तो आपको प्लास्टिक की बॉल के अंदर कितना प्लास्टिक लगा है उसका वॉल्यूम, जरा सा जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। और ये जनरल फंडा जो है, ये हम हर जगह यूज करते हैं कि किसी भी चीज का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, पतली सी शीट का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वो शीट को फ्लैट कर दो और उसकी थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया कर दो, आपको शीट के अंदर जितना जरा सा वॉल्यूम है वो मिल जाएगा। और अब ये सब क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यू माइट से कि सर हम तो स्फीयर का वॉल्यूम निकालने वाले थे, आपने क्या टीटी बॉल्स और ग्लोब और इन सब चीजों में फंसा दिया। अभी आप देखो, अपन एजेंडा पे आते हैं अब अपने। ये सारी की सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं, बिकॉज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर रहे हैं जिसमें 3D विजुअलाइजेशन भी इन्वॉल्व है। तो वो सारी चीजें क्लियर करने के लिए इट वॉज इंपॉर्टेंट कि हम ये सारी बात करें। अब जैसे अब आप देखो कि अब हम अपने मेन एजेंडा पे आते हैं। हमारा मेन एजेंडा था कि हमें एक दिया है स्फीयर, सॉलिड स्फीयर पूरा, और उसका पूरा वॉल्यूम अपने को निकालना है। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हम स्लाइस लेके निकालेंगे। सी हमें पता है कि स्लाइसेस इस तरह से लेनी होती है कि खूब सारी स्लाइसेस लेके जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो बन जाए। तो अब आप देखो कि स्फीयर को बनाने के बहुत सारे तरीके, इनफैक्ट स्फीयर में स्लाइस लेने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये भी है कि आप कोन की तरह भी चल सकते हो, कि अगर आप ऐसे 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 स्लाइस लो, पतली पतली डिस्क लो, छोटी डिस्क लो, फिर बड़ी होती जाएगी, बड़े होते होते मैक्सिमम होगी, फिर और छोटी होती जाएगी। तो इस तरह से अगर बहुत सारे डिस्क को एक के ऊपर आप एक रख दो तो तो स्फीयर इस तरीके से भी बन सकता है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में इस तरह से स्लाइस लेने से फायदा नहीं होता है। फिजिक्स में ज्यादातर डेरिवेशंस या ज्यादातर क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं कि स्फीयर आप ऐसी स्लाइसेस मत लेके बनाओ, ऐसी गोल गोल स्लाइसेस लेके बनाओ। ये ध्यान रखना कि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, तो इसको सर्कल मत समझ लेना।
ठीक है, ये बिल्कुल मत सोच लेना कि सर तो ऑनियन रिंग्स ले रहे हैं। इफ यू रिमेंबर, हमने जब सर्कल का एरिया निकाला था तो हमने ऐसी ऐसी स्लाइसेस ली थी, बट वो 2 डायमेंशनल फिगर थी, वहां पे ये सब आपके ऑनियन रिंग्स थे। यहाँ पे दे आर टोटली नॉट ऑनियन रिंग्स एट ऑल। तो यहाँ पे जो हमने फिगर ली है ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो जो स्लाइसेस आप ले रहे हो वो इस तरह से, वो टीटी बॉल की तरह है। ये मैंने इसीलिए यहाँ पे फिगर दिखा भी दी है कि जैसे लेट्स से इफ यू हैव अ कैबेज, बंद गोभी जो होती है, कैबेज होती है, कैसे बनती है, छोटा सा कोर होता है अंदर, फिर उसके ऊपर एक लीफ लगाते हैं, दूसरी लीफ लगाते हैं, ऐसे लेयर बाय लेयर बाय लेयर, लीफ बाय लीफ अगर आप बनाते जाओगे तो एक पूरा ऐसा मोटा सा कैबेज बन जाएगा। तो वैसे अगर मान लो कि एक स्फेरिकल कैबेज टाइप का है और उसके अंदर सबसे पहले आपने बिल्कुल कोर से शुरू किया, उसके ऊपर एक जरा सी लेयर बना दी, जरा सी छोटी सी टीटी बॉल बना दी आपने सबसे पहले अंदर इस तरह से, उसके ऊपर एक और लेयर लगाई, उसके ऊपर एक और लेयर लगाई, लेकिन ये सारी की सारी लेयर्स ऐसी हैं, टीटी बॉल जैसी हैं, और रेडियस बढ़ाते गए और ऐसे ऐसे लेयर बाय लेयर बाय लेयर ऐसी पतली पतली इनफाइनाइट लेयर्स लगा दोगे तो आपको एक प्रॉपर स्फीयर मिल जाएगा। तो स्फीयर्स के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए, स्फीयर के लिए अगर आपको स्लाइस लेना है तो स्लाइस लेने का तरीका इस तरीके से होता है, ऐसा होता है। और ध्यान रखना, ये शुरू से मैंने बोला है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंटीग्रेशन में, एप्लीकेशंस में अगर आपको स्लाइस लेना आ गया है तो आपको सब आ गया। अलग अलग सिचुएशंस में स्लाइस कैसे ली जाती है ये फंडामेंटल बात होती है। और ये 7-8 तरीके होते हैं अलग अलग स्लाइस लेने के, वो अगर आप 7-8 तरीके स्लाइस लेने के सीख गए तो दुनिया की कोई प्रॉब्लम इंटीग्रेशन की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, किसी भी फील्ड की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल बी एबल टू हैंडल एवरीथिंग। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर एक स्फीयर बनाना है तो कैबेज की तरह लेयर बाय लेयर बाय लेयर ऐसी स्फेरिकल स्लाइस लोगे, या टीटी बॉल्स लेते जाओ, छोटी बॉल बड़ी बॉल, रेडियस धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, इस तरह से स्लाइस ली जाती है। और अब फाइनली देखो कि हमें निकालना क्या था, स्लाइस लेना तो सीख गए हो, हमें निकालना था वॉल्यूम। तो हम फोकस किसके ऊपर करेंगे, डीवी के ऊपर। तो मान लेते हैं सपोज कि स्फीयर के अंदर ये जो स्लाइस ली है, जो मैंने ब्लू कलर से आपको स्लाइस दिखाई है, मान लेते हैं कि इस वॉल्यूम का, इस स्लाइस का वॉल्यूम है डीवी। तो किसी तरह से अगर आप ये निकाल लो डीवी, तो फिर उसके बाद डीवी को इंटीग्रेट करके आपके पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। और डीवी निकालने का ही खेल अभी हम खेल रहे थे, वो जो मैं टीटी बॉल के अंदर कितनी प्लास्टिक है, ये वो जो बात कर रहा था, वो डीवी निकालने के लिए था। बिकॉज ये जो स्लाइस आपने ली है, अब ध्यान से देखो कि ये स्लाइस आप राइट साइड में भी देखो, ये जो स्लाइस है ये टीटी बॉल की तरह है। और अगर आपको ये चाहिए कि भाई टीटी बॉल के अंदर कितनी प्लास्टिक है इतने जरा से रीजन में, इतने जरा से रीजन के अंदर कितनी प्लास्टिक है, तो वो प्लास्टिक हम वैसे ही निकालेंगे, सरफेस एरिया लेंगे और उसको फ्लैट कर देंगे और जरा सी जो थिकनेस होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसा अभी मैंने ऊपर भी दिखाया था, लेट मी शो यू अगेन, ये जो चीज थी सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, वही हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो लेट्स यूज दैट। यू विल सी कि जो वॉल्यूम होगा, ये ब्लू वाला जो वॉल्यूम है डार्क ब्लू कलर से, ये हो जाएगा 4πr² मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। और वहां तो हमने बड़े शराफत से डेल्टा आर बोला था, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल डी आर बोलेंगे, बिकॉज यू कैन सी कि थिकनेस एक्चुअली इनफाइनाइटसिमल है। तो इनफाइनाइटसिमल थिकनेस डी आर मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। और वैसे तो आप देख लो यूनिट्स एंड डायमेंशन से भी कि डायमेंशंस भी आपके वॉल्यूम के ही हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ लेंथ, दीज आर 2 लेंथ। सो एल क्यूब अगर आप देखोगे तो आपके वॉल्यूम के डायमेंशंस भी बन जाते हैं। इट्स बेटर टू चेक दीज लिटिल थिंग्स ओवरऑल। तो मेन बात इस पूरी डेरिवेशन में ये थी कि आप स्लाइस कैसे लोगे। और बिल्कुल ये मत करना, अगर मान लो सपोज अभी भी आपके माइंड में आ रहा है कि सर यहाँ तो 2πr/dr करना चाहिए था, तो ये पूरा का पूरा वीडियो थोड़ा सा आप रिवाइंड करके दोबारा देखो, बिकॉज मैं आपको इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि 2πr/dr क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। यहाँ पे ऑनियन रिंग है ही नहीं, ये 3 डायमेंशनल टीटी बॉल टाइप का आपका स्लाइस है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी यूजिंग 2πr/dr। बट ये क्रूशियल पॉइंट है कि अगर अभी भी मैं बोलूंगा कि आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि सर 2πr/dr ही कर लेते, ये सब क्या जरूरत थी, तो पूरा वीडियो ढंग से दोबारा देखो, बिकॉज ये अगर क्लियर नहीं करोगे आगे, तो क्लियर नहीं करोगे अभी, तो आगे चल के ये 2πr/dr वर्सेस 4πr²dr बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन अगर क्लियर हो गया है देन यू आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, यू आर अमेजिंग, और फिर अभी आगे बढ़ जाओ। देखो इसके बाद एक स्टेप बचा है खाली, बिकॉज अगर डीवी लिख लिया तो अब आप देख लो कि स्लाइसेस सही तरीके से लेने का फायदा ये होता है स्फीयर में कि कुछ बचता ही नहीं आगे प्रॉब्लम, बिकॉज यू कैन सी कि अब आपको टोटल वॉल्यूम चाहिए तो इंटीग्रल डीवी हो जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रल लगा दो तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इट विल बी
इंटीग्रल विल बी सिंपली 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रल। और अब आप खुद ही देख लो कि यहाँ तो ऐसा भी नहीं है कि एप्पल्स एंड ऑरेंजेस साथ में मिक्स कर दिए हैं, वेरिएबल पूरा इंटीग्रल के अंदर एक ही है। तो बस 4 पाई को आप बाहर निकालो, कर दो इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम। 4/3 पाई आर क्यूब आ चुका है आपके पास। और खुद ही देखो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, कुछ नहीं है। नंबर ऑफ स्टेप्स अगर आप देख लो 2-3 स्टेप्स हैं, बिल्कुल एक एक बच्चों की तरह इंटीग्रेशन किया है तो भी आपके 3-4 स्टेप्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो कैलकुलेशंस आर वेरी इजी। अगर आप स्लाइस सही तरीके से लोगे तो ये कैलकुलेशंस बहुत आसान है। और ये पूरा जो मेरा मेजर एक्सप्लेनेशन था वो यही था कि स्फीयर के अंदर स्लाइस कैसे लेते हो उसको मैं आपको समझा रहा था, उसको आपको विजुअलाइज करवा रहा था। और ये जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है रिजल्ट यहाँ पे, ये याद रखना कि स्फीयर के अंदर अगर आप एक स्लाइस लेते हो आर थिकनेस, आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस की, तो वो स्लाइस बिल्कुल टीटी बॉल जैसी होती है, या उसको अगर आप चाहो तो एग शेल भी बोल सकते हो। कुछ बुक्स में इसको ये लोग एग शेल बोलते हैं। अब एग शेल मेरे को पसंद नहीं है वर्ड, बिकॉज एग एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होता, एग आपका थोड़ा अलग ही शेप का होता है, लेकिन भावनाएं समझ रहे हो तो आप समझ जाओगे कि एग शेल का भी मीनिंग अल्टीमेटली वही होगा। तो जो टीटी बॉल होती है उसका वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर होता है। ये बड़े अच्छे से आप रिजल्ट याद रखना। और ये दोनों रिजल्ट याद रखना, हमने जो एरिया का निकाला था, ऑनियन रिंग का एरिया होता है 2 पाई आर डी आर, और टीटी बॉल का वॉल्यूम होता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये दोनों रिजल्ट्स आपके काफी काम आएंगे। दोनों रिजल्ट्स में डिस्टिंक्शन भी आप अब तक समझ चुके हो। चलो बच्चों देखो, अब हमने स्फीयर का वॉल्यूम निकालना तो सीख लिया, और उसमें एक रिजल्ट जैसे मैंने बताया था वो जरूर याद रखना कि स्फीयर के अंदर जो स्फेरिकल स्लाइस लेते हो, थिन शेल टाइप की टीटी बॉल की स्लाइस टाइप की जो स्लाइस लेते हो, उसका वॉल्यूम होता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। और ये याद रखना और ये ध्यान रखना है, अभी देखना इसका यूज करके मैं एक आध क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यू विल सी दैट दिस इज अ वेरी मैजिकल रिजल्ट, और इससे बहुत मदद मिलने वाली है अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस में। जैसे लेट अस रीड दिस क्वेश्चन टुगेदर। जैसे अभी हमने कोन के केस में हमने देखा था कि अगर एक कोन है जिसकी डेंसिटी वेरी कर रही है तो क्या करोगे, मास कैसे निकालोगे। अब वैसे ही क्वेश्चन मैंने एक स्फीयर के लिए भी बना दिया। देखो मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है और अपने को गिवन है कि इसकी जो डेंसिटी है, दिस डेंसिटी इज वेरिंग एज रो इक्वल टू रो नॉट आर स्क्वायर। मतलब ऐसा अजीब सा स्फीयर है जिसकी एक जैसी डेंसिटी नहीं है। आर इक्वल टू 0 के ऊपर चले जाओगे तो कुछ नहीं बचता है, डेंसिटी 0 हो जाती है, और दूर जाओगे तो डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अर्थ देखोगे, अर्थ इज नियरली एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर विद डेंसिटी दैट चेंजेस विद आर। ऑल्दो ऐसा वेरिएशन नहीं होता है, दैट वेरिएशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन फंडा वही है कि अगर आप देखोगे तो अर्थ के कोर के ऊपर बहुत ज्यादा डेंसिटी होगी, दूर जाओगे तो फिर मैंटल वाला जो रीजन आता है उसमें कुछ कम डेंसिटी होगी, सरफेस के आसपास आओगे, पानी वानी जहां पे आ जाता है वहां पे तो और कम डेंसिटी होगी, और अगर एटमॉस्फेयर भी कंसिडर कर लो तो ऊपर तक आ जाओगे तो एयरवेयर की डेंसिटी तो और भी कम हो जाती है, एंड सो ऑन। तो देयरफॉर नेचर में कई सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिसमें यू हैव सॉलिड स्फीयर्स विद वेरिएबल डेंसिटी, डेंसिटी दैट वेरीज विद आर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब अगर मान लो सपोज ऐसा मेरे को एक स्फीयर दिया है और मुझे एट द एंड ऑफ द डे यू कैन सी कि इसका मास निकालना है एंड सो ऑन। तो अब ये मास निकालने के लिए ऑब्वियसली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो यहां तक तो हम देख ही चुके हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो जो मास है ये हो जाता है वैसे तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, लेकिन वेरिएबल डेंसिटी के क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूले को पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बार में नहीं लगा सकते। तो अगर पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर से एक बार में नहीं लगा सकते तो वही हम करेंगे जो हमने वहां पे भी किया था, हम स्लाइस लेंगे। और अब ध्यान से देखो कि अगर डेंसिटी आर के साथ साथ वेरी हो रही है, तो अगर मैं ऐसा स्लाइस लेता हूं आर डिस्टेंस के ऊपर डी आर थिकनेस की, तो यू कैन सी कि अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, लेट मी मार्क देम, मेक द फिगर बिग एंड शो यू। अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं ऐसे, तो ये सबका डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो सेंटर से अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, सब आर डिस्टेंस के ऊपर है, तो इन सब जगह डेंसिटी सेम है। तो ये जो पूरी की पूरी ब्लू स्लाइस ली है मैंने, इस पूरी ब्लू स्लाइस के अंदर अगर देखोगे तो हर जगह सेम डेंसिटी है पूरी ब्लू स्लाइस के अंदर। अब अगर गलती से मान लो सपोज ऐसा करता है कोई, मान लो बंदा कि स्फीयर तो बनाता है लेकिन स्लाइसेस ऐसी ऐसी ले लेता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज अगर ऐसा करोगे इस तरह से, थोड़ा सा अच्छे से फिगर बना के मैं आपको दिखाता हूं, तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि एक स्लाइस के अंदर ही अलग अलग जगह डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी। सी अगर आप ऐसी स्लाइस लेते हो यूं,
अगर ऐसी स्लाइस लेते हो तो इसमें आप देखो कि इस स्लाइस के अंदर ये सेंटर है, सेंटर से ये डिस्टेंस आर अलग है, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये सारे के सारे आर अलग अलग हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट, लेट मी मार्क देम, ये सारे के सारे पॉइंट के ऊपर डेंसिटी अलग अलग होगी। और फिर से आप इवन स्लाइस के लिए भी ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बिकॉज ये खाली तब चलेगा जब ऐसा ऑब्जेक्ट हो पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर अगर सेम डेंसिटी हो, खाली उस केस में अपन ये रिजल्ट लगा सकते हैं। तो देयरफॉर ये ध्यान रखना कि इस तरह की स्लाइस लेने से फायदा भी नहीं होगा। और इसीलिए मैंने आपको स्लाइस लेने का जो तरीका बताया था वो रेडियल तरीका बताया था कि टीटी बॉल जैसी स्लाइस लेते हैं अगर, तो बहुत सारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में अपना काम आसान हो जाता है, चीजें आइडिया एप्लीकेबल होता है। तो अब आप देखो आगे कि अगर मैं इस तरीके से स्लाइस लेता हूं आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस की टीटी बॉल टाइप की अगर स्लाइस लेता हूं सपोज, तो ये पूरी स्लाइस के अंदर एटलीस्ट वॉल्यूम तो डेंसिटी तो सेम रहेगी। तो एटलीस्ट हम ये फॉर्मूला पूरी स्लाइस के ऊपर एटलीस्ट लगा सकते हैं, तो लगा देते हैं। चलो, स्लाइस का अगर वॉल्यूम डीवी है तो इसके अंदर जो मास फंसेगा ये मास भी डीएम होगा। और वॉल्यूम, अब आप देखो वॉल्यूम में तो अपन चैंपियन है, हमें पता है कि ये जो पतली सी स्लाइस होती है स्फीयर में, इसका वॉल्यूम हमने अभी भी देखा था सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस करते हो तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर होता है वॉल्यूम। और डेंसिटी भी आप देखो, डेंसिटी सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर कितनी डेंसिटी है, ये डेंसिटी है रो नॉट इंटू आर स्क्वायर, तो 4 पाई रो नॉट इंटू आर रेज टू 4 डी आर, ये हो जाता है आपका डीएम। मास, किसका मास हो गया, स्लाइस के अंदर कितना मास फंस गया है ये हमें मिल गया है डीएम। और उसके बाद तो हमें पता ही है कि हमारा सीधा मेथड है कि अगर डीएम पता चल गया है तो बस दोनों साइड इंटीग्रल लगा दो। इंटीग्रल डीएम विल बी इक्वल टू 4 पाई रो नॉट इंटीग्रल आर रेज टू 4 डी आर। यू कैन इजिली सी, सिंपल, कुछ नहीं बचा है, इंटीग्रल डीएम मतलब टोटल मास। और राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो आर रेज टू 5/5 हो जाएगा। लिमिट्स 0 से कैपिटल आर लोगे तो पूरा का पूरा स्फीयर कवर हो जाता है। सो इफ यू जस्ट फिनिश इट ऑफ यू विल हैव 4/5 पाई रो नॉट इंटू आर रेज टू 5। ये आपके पास पूरे के पूरे स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। अब आप खुद ही देखो कि एक बंदा अगर खाली रट के गया है कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ऑब्वियसली उसको ऐसे क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकते। बट अगर आप डेरिवेशन समझ गए हो उसकी 4/3 पाई आर क्यूब की, आराम से इस तरह के क्वेश्चंस आप हैंडल कर सकते हो। और ये भी देखो लेंदी नहीं है क्वेश्चंस, बिल्कुल लेंदी नहीं है। हाँ, कंसेप्ट नया है तो थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, वो मैं मानता हूँ, बट कंसेप्चुअली क्वेश्चंस आसान भी हैं। कैलकुलेशन वाइज क्वेश्चंस देखोगे तो शॉर्ट भी हैं। बस ये है कि वो सब कंफ्यूज मत होना कि 2 पाई आर डी आर कब लगेगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर कब लगेगा। अगर वो सब कंफ्यूजन आपने ओवरकम कर लिया है, वो क्लैरिटी अगर आ गई है, देन यू आर अ चैंपियन एंड देन यू आर ऑल गुड टू गो। और इस तरह की और अजीब अजीब जैसे भी क्वेश्चन होंगे, ये बहुत यूज होता है। स्फीयर का जो ये वॉल्यूम का तरीका निकालने का तरीका है, स्लाइस का वॉल्यूम, ये मेथड एंड एवरीथिंग भयंकर यूज होता है। फिजिक्स के कितने चैप्टर्स में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, सेंटर ऑफ मास में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, हीट ट्रांसफर में, कैपेसिटेंस में, लिस्ट पूरी इतनी लंबी है दैट आई कांट इवन कंप्लीट द लिस्ट हियर। खूब यूज होता है ये रिजल्ट। और ये रिजल्ट्स अगर आप शुरू से सीखते हुए जा रहे हो तो आपको उन चैप्टर्स के अंदर बहुत आराम से कंसेप्ट समझ में आने वाले हैं। और अब आगे चलते हैं। इसके बाद स्फीयर का देखो वॉल्यूम निकालने, ऑल्दो आई विल स्टिल से कि स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए 90% क्वेश्चंस में आपको स्लाइस ऐसी लेनी है जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन फिर भी लेट्स हैव सम फन, थोड़े और तरीके भी मैं आपको दिखाता हूं। स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का मैं आपको एक ऑल्टरनेट तरीका भी दिखाता हूं, और एक दूसरे तरीके से भी हम स्फीयर का वॉल्यूम निकाल के देखेंगे। और देखो, ये है अपने सामने स्फीयर। अब हमने देखा था, इनफैक्ट डेरिवेशन जब पिछली देख रहे थे उसी टाइम हमने देखा था कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप टीटी बॉल्स टाइप की स्लाइसेस लो। अगर एक हाइट y पे dy थिकनेस की स्लाइस लेते हो और ऐसी ऐसी अगर खूब सारी स्लाइसेस लेते हो यूं, तो इनको मिला के भी स्फीयर बनाया जा सकता है। तो देयरफॉर स्फीयर बनाने का या स्लाइस लेने का एक तरीका और भी है कि जैसे कोन के अंदर हमने स्लाइस ली थी वैसी स्लाइस ले सकते हैं। यू कैन सी कि ये सारी की सारी स्लाइसेस अगर बहुत पतली करोगे तो ये सारी की सारी स्लाइसेस ऐसे, ये जो स्लाइसेस है ये सब आपकी सिलेंडर जैसी आएंगी। तो हमारा एक स्लाइस लेने का एक ही ऑल्टरनेट तरीका और भी है जो आपके सामने है। और इस तरह से भी स्लाइस लोगे तो भी आपको स्फीयर का वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन इन केस यू आर थिंकिंग कि सर हो तो गया, एक तरीका तो देख लिया, अपन उसी से सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इसकी जरूरत क्या है? जरूरत बिल्कुल है,
बिकॉज अगर मान लो मैं आपको ऐसा दे देता हूं कि एक स्फीयर है जिसकी डेंसिटी हाइट के साथ साथ वेरी कर रही है। सी, मैंने लास्ट क्वेश्चन क्या किया दिया था कि डेंसिटी आर के साथ साथ वेरी कर रही थी, तो हमें वैसा स्लाइस लेना पड़ा था। लेकिन अगर कोई ऐसा स्फीयर दे देते हैं जिसकी डेंसिटी हाइट के साथ साथ वेरी कर रही है, तो यही तरीका है स्लाइस लेने का, और कोई तरीका वर्क नहीं करेगा। तो देयरफॉर दिस इज नॉट अ लग्जरी, दिस इज अ नेसेसिटी कि आपको अलग अलग तरीके से स्लाइस लेनी आनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू हैंडल ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड। और तो अब देखो, आसान है, ये भी ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। यू कैन सी कि अगर आप ऐसा स्लाइस लेते हो तो ये पतला सा स्लाइस जो है ये सिलेंडर जैसा बनेगा, और सिलेंडर का जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये वाला रेडियस, इसको मैंने बोल दिया है स्मॉल आर। अब की बात ध्यान से देखो कि सेंटर से डिस्टेंस को ऐसे आर नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम में, जो ये वाला जो डिस्टेंस है अपना सिलेंडर जो बना है इसके इस वाले रेडियस को मैं बोल रहा हूं आर, और ये थोड़ी सी जो थिकनेस होगी ये तो dy है। तो देयरफॉर यू कैन सी कि सिलेंडर के अंदर जितना वॉल्यूम फंसेगा dv, this volume dv will be equal to base area multiplied by height। ठीक है, तो ये जो जरा सा वॉल्यूम है ये वॉल्यूम हो जाएगा ऐसा। और ध्यान से देखो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन ने कोन में लिखा था, कोन के केस में भी अगर सेम तरह से स्लाइस ले रहे थे, तो यहाँ पे भी आपका स्लाइस तो सेम ही तरीके से आएगी, एंड यू विल हैव दिस वॉल्यूम dv। और अब इसके बाद टोटल वॉल्यूम चाहिए, तो दोनों साइड लगा दो आप इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल dv हो जाएगा v, ये आ जाएगा। ठीक है, अभी आप देखो काम अपना बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन एप्पल्स एंड मैंगोज वाली प्रॉब्लम आ गई है फिर से, बिकॉज यू कैन सी कि आर स्क्वायर बेचारा वाई के साथ फंस गया है dy के साथ। तो इसमें अपने को दो वेरिएबल्स है, यू कैन सी आर भी वेरिएबल है, स्मॉल आर भी वेरिएबल है, और वाई भी वेरिएबल है। क्यों, हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे वेरिएबल है नहीं है? सी, अगर आप अलग अलग स्लाइस लोगे, ऊपर स्लाइस लोगे, तो ध्यान से देखो कि ये रेडियस जो था स्लाइस का ये कम हो जाएगा, तो अलग अलग हाइट के ऊपर अलग अलग वाई आने वाला है और अलग अलग आर भी आने वाला है। तो ये जो जो चीजें अलग अलग स्लाइसेस लेने से जो चीज चेंज होती जाती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। हालांकि एक चीज और देखो साइड बाय साइड कि सिंस दिस इज अ स्फीयर, ये रेडियस अगर कैपिटल आर देखोगे, तो अगर ऊपर भी स्लाइस लोगे नीचे भी स्लाइस लोगे, तो ये कैपिटल आर हर जगह सेम रहने वाला है। तो कैपिटल आर इज अ कांस्टेंट इन द होल प्रॉब्लम, लेकिन वाई हो गया, स्मॉल आर हो गया, ये सब आपके वेरिएबल्स हैं। तो अलग अलग स्लाइस लेने पे जो चीजें चेंज हो जाती हैं वो वेरिएबल्स हैं, जो नहीं चेंज होती हैं वो प्रॉब्लम में कांस्टेंट होंगी। तो अब आप देखो कि ये अपने को इंटीग्रल निकालना है अभी, ये जो आपके सामने है। तो वी विल नाउ नीड टू गेट अ रिलेशन बिटवीन small r and y, then only we can get rid of one of these two guys। Very easy, you can see that it is easier than cone। फिगर को बस जूम इन करो, you will see कि ये y है, ये स्मॉल r है, पाइथागोरस बाबा की जय बोलो। और यू कैन सी कि ये जो कैपिटल R है, मीन्स पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दोगे तो r स्क्वायर विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये रिलेशन हो जाता है कैपिटल आर, स्मॉल आर और वाई में। कैपिटल आर तो प्रॉब्लम में कांस्टेंट है, तो वो तो इंटीग्रल के बाहर बाहर आ जाएगा, जो भी होना होगा उसका होगा, बट दैट्स बेसिकली द रिलेशन। सो लेट्स जस्ट यूज इट अप। सो यू विल सी कि इसको अगर यूज करके मैं जरा नीचे लिखता हूं, तो यू विल सी, अच्छे से लिख लेते हैं इसको, कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स हमें आर स्क्वायर को उड़ाना था, तो स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है। आर स्क्वायर को उड़ाने का इंतजाम तो हमने कर लिया है। ठीक है, तो अब इसको हम अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट भी नहीं है, चलो अच्छी बात है, डी वाई। ये आप देख लो, ये आपके पास बन गया है इंटीग्रल। अब ज्यादा काम नहीं बचा है, बस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। सो लेट्स जस्ट सॉल्व इट अप। यू कैन सी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इंटीग्रल है, आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यू विल सी कि पाई आर स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रल हो जाएगा y, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3। लिमिट्स अगर आप देख लो तो ये हो जाएगा 0 to
पाई नहीं कर देना, 0 to r करना है अपने को, ठीक है। एक बार देख लो जरा लिमिट्स भी अच्छे से, बिकॉज लिमिट्स में गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। सब कुछ कर लिया, अब लिमिट्स में गड़बड़ कर दी तो दैट विल बी स्टूपिड। यू कैन सी कि y की वैल्यू अगर 0 से कैपिटल R लेके जाओगे तो आधा स्फीयर कवर होगा। तो वैसे तो y की वैल्यू अगर -r to +r ले लोगे तो बेटर है। बेटर क्या है, ठीक ही है, एक ही बात, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम यहाँ पे सिंपली जनरली आसान रहता है कि 0 से कैपिटल R ले लो और उसके बाद आंसर को ट्वाइस कर दो, बिकॉज हेमिस्फीयर प्लस हेमिस्फीयर इक्वल टू स्फीयर। तो 0 टू कैपिटल R ले लो और उसके बाद ट्वाइस कर दो, तो उससे भी आपका वही रिजल्ट आ जाएगा। सो अल्टीमेटली यू कैन जस्ट पुट द लिमिट्स एंड चेक फाइनली। तो ये हो जाता है आपका πr³ माइनस πr³/3 होल ट्वाइस, ठीक है। ये आप देख लो, ये हो जाएगा 4/3 πr³, मतलब ठीक है, आना तो यही था 4/3 πr³। सो यू कैन हैप्पीली सी कि हमारा रिजल्ट तो फाइनली सही आ गया है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो द पॉइंट इज दिस कि अलग अलग तरीके, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई बार अलग अलग तरीके होते हैं, और अलग अलग तरीकों की इंपॉर्टेंस ये होती है कि कुछ जगहों पे एक तरीका ज़्यादा आसान पड़ता है या एप्लीकेबल होता है, कुछ जगहों पे दूसरा तरीका ज़्यादा आसान पड़ता है। ये फायदा होता है। इट्स समथिंग लाइक, अगेन मैं क्रिकेट से अगर एग्जांपल लेता हूँ कि लेट अस से एक पर्टिकुलर बॉल आ रही है, अब आपको उस बॉल को खेलने के लिए आपके पास 3 अलग अलग शॉट्स हैं। दिस वाज द स्ट्रेंथ ऑफ लेट्स से सचिन तेंदुलकर कि वो एक पर्टिकुलर बॉल को एक पर्टिकुलर तरीके से ऑफ साइड में भी खेल सकता था, सेम बॉल को वो लेग साइड में भी खेल सकता था। 2-3 अलग अलग शॉट्स थे उसके पास। तो फायदा क्या होता था कि सामने वाले कैप्टन को फील्ड सेट करने में बड़ी मुश्किल होती थी। तेंदुलकर को भी पता है कि अगर ऑफ साइड में फील्ड पैक्ड है तो वो लेग साइड में उस शॉट को खेल लेगा, लेग साइड में पैक करोगे तो वो ऑफ साइड में खेल लेगा। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा क्रिकेटर है जो इतना प्रोफिशिएंट नहीं है, इतनी प्रैक्टिस नहीं है, उसको पता है कि अगर ये इधर बॉल डालोगे तो वो इधर ही मार सकता है, तो सामने वाले कैप्टन के लिए बहुत आसान है। उसको पता है कि अगर लेट्स से मित्तल सर बैटिंग कर रहे हैं तो उनको अगर ये वाली बॉल डालोगे तो उनको आता ही नहीं है इतना क्रिकेट, वो इधर ही मारेंगे, तो वो वहां पे 2-3 फील्डर लगा देगा। देन आफ्टर दैट मित्तल सर विल नॉट बी एबल टू स्कोर एट ऑल, बट देन यू कैन सी सचिन तेंदुलकर कैन। सो वही चीज है कि अपने को इस तरीके से अगर एक एक तरीके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अगर अलग अलग टेक्निक्स आती हैं तो ये सारी टेक्निक्स यूजफुल होती हैं आगे चल के। जैसे और जेई में यही सब चेक करते हैं, कभी वो आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे कि डेंसिटी वाई के साथ साथ वेरी कर रही है, तो फिर आपको ऐसी वाली स्लाइसेस लेनी होंगी। डेंसिटी अगर आर के साथ साथ वेरी कर रही है तो आपको वैसी वाली स्लाइसेस लेनी होंगी। अलग अलग तरीके से डेंसिटी को वेरी करके या किसी और चीज को वेरी करके वो आपको चेक कर लेंगे कि आपको अलग अलग तरीकों में से कौन से तरीके आते हैं और कौन से तरीके नहीं आते। सो दैट इज व्हाई वी आर मास्टरिंग ऑल पॉसिबल मेथड्स, सो दैट कुछ भी दे दें वो आपको क्वेश्चन बन जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। तो ये हमने देख लिया है कि स्फीयर का वॉल्यूम इस सेकंड मेथड से कैसे निकालते हैं।